नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, हमारी चैप्टर वाइज यूनिट वाइज क्लासेज जो है स्टार्ट हो चुकी हैं, आपकी स्क्रीन पर है। आज जो हम चैप्टर वाइज क्लास करेंगे सेकंड यूनिट का रहेगा। टॉपिक है आपका बाल विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। एमपीटीईटी वर्ग 3 से रिलेटेड है और इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट हम वो टॉपिक्स करेंगे जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ टॉपिक्स के साथ साथ दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी बात करेंगे। वो हर एक टॉपिक को शामिल किया गया है, हर एक क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इस महत्वपूर्ण सीरीज को अटेंड करने के लिए? सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है और फीडबैक करना है। इसके पहले एक चीज हमेशा दिमाग में बैठा लेना है और कि सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना। सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो सपना, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो सपना न तोड़ना। हर कदम पर मिलेंगी मुश्किल आपको, हर कदम पर मिलेंगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमी मत छोड़ना। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और हम ध्यानपूर्वक देखिएगा, हो सके तो नोट्स ही बनाते चलिएगा। पहला टॉपिक हमारा कि बाल विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, विकास एवं अभिवृद्धि की बुनियादी समझ। पहला टॉपिक है विकास और अभिवृद्धि की बुनियादी समझ, जो एग्जाम में पूछा जाता है। आपको क्या क्या पढ़ना है वही पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में आ सकता है। पहला विकास डेवलपमेंट, विकास जो डेवलपमेंट कैसे होता है। पहला जो चैप्टर, विकास की शुरुआत किससे होती है? विकास की शुरुआत यह गर्भाधान से लेकर जीवन भर चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? गर्भाधान से लेकर जीवन भर चलने वाली एक कैसी प्रक्रिया है? एक निरंतर प्रक्रिया कहला जाएगी। कैसी प्रक्रिया कहला जाएगी साथियों? निरंतर प्रक्रिया कहला जाएगी। और विकास यह प्रक्रिया गुणात्मक परिणात्मक दोनों में होती है। एग्जाम में आप गया प्रश्न कि विकास किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, तो प्यारे मित्रों, सभी शिक्षक बंधुओं, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, आप सभी को ध्यानपूर्वक देखना समझना है कि विकास जो होता है, विकास की प्रक्रिया गुणात्मक और परिणात्मक दोनों रूपों में होती है। विकास में आपका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तन शामिल होता है। विकास में आपके क्या क्या शामिल होता है साथियों? विकास में आपके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, ये सारे परिवर्तन आपके शामिल होते हैं। ठीक है, एग्जाम में आए तो सारी चीजें आपसे बननी चाहिए। हर एक A to Z वो पॉइंट्स नोट करते जाना जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और हमारी टॉपर नोट्स भी है, टॉपर नोट्स भी संस्था की आ चुकी है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप करें 9630689598। ये संस्था का व्हाट्सएप नंबर है। CDP की टॉपर नोट्स मिलेगी, अन्य सब्जेक्ट की वर्ग 3 के सारे टॉपर नोट्स मिल जाएंगे। केवल इसमें व्हाट्सएप करना है, टीम हमारी आप सभी लोग डाटा फॉरवर्ड कर देगी और ये टॉपर नोट्स आपकी तैयारी को 15 से 20% और मजबूत बना देगी, सुदृढ़ कर देगी, एकदम परफेक्ट कर देगी। तो ये आपका टॉपिक क्लियर हुआ कि विकास गर्भाधान से लेकर जीवन भर चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया गुणात्मक परिणात्मक दोनों रूपों में होती है। विकास में मुख्य बिंदु क्या क्या होता है? विकास में मुख्य बिंदु क्या होता है? अभिवृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है। अभिवृद्धि क्या होती है? अभिवृद्धि क्या होती है? विकास का एक हिस्सा होता है। मान लीजिए कि ये कोई विकास है, इसे कई पार्ट हैं, इसमें से एक पार्ट आपका वृद्धि कहला जाता है। वृद्धि क्या है? एक हिस्सा कहला जाता है। ये हो गया विकास और ये हो गया इसका हिस्सा। जैसे 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों में एक वृद्धि हो गया, क्योंकि ये पूरा क्या विकास है और ये एक वृद्धि हो गया। तो क्या विकास का वृद्धि पार्ट कहलाया कि नहीं कहलाया? वही चीज है यहाँ पे। अब दो चीज आती है, विकास और वृद्धि। अब बढ़ते हैं वृद्धि की तरफ। वृद्धि मतलब होता है ग्रोथ। वृद्धि मतलब क्या होता है? ग्रोथ होता है कि नहीं होता? चलिए थोड़ा सा और जूम करके समझाते हैं आपको। अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ होता है। ग्रोथ केवल शारीरिक मात्रात्मक परिवर्तन में होता है। ग्रोथ जो वृद्धि होता है ये केवल शारीरिक और मात्रात्मक परिवर्तन होता है। जैसे आपकी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गया,
वजन में वृद्धि होना, वजन बढ़ना, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा अभिवृद्धि कहला जाएगा। अभिवृद्धि कैसा होता है, मापन योग्य होता है, लेकिन विकास मापने योग्य नहीं होता है, लेकिन वृद्धि आपकी मापने की योग्य होती है। अगर एग्जाम में आ गया प्रश्न तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे यह एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद रुक जाती है, यानी जो परिपक्वता है, जो मैच्योरिटी है, एक निश्चित समय सीमा तक के लिए होती है। जैसे वो सीमा को हम पास करते हैं या क्रॉस करते हैं, फिर वह बाद रुक जाती है। लेकिन वृद्धि आपकी हमेशा जीवन पर्यंत नहीं चलती रहती है, लेकिन विकास हमेशा आपके जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो विकास और अभिवृद्धि में आपने दो चीजें समझ ली। अब इसके बाद हमें क्या समझना है, इसके बाद हमें यह समझना है कि अभिवृद्धि जो होता है विकास का ही एक हिस्सा है। अभिवृद्धि सीमित होती है जबकि विकास व्यापक होता है। विकास कैसा होता है, विकास आपका व्यापक होता है, अभिवृद्धि सीमित होती है। बस इन्हीं से तो प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हीं से ऑप्शंस पूछे जाएगा, कहानी कविता से जोड़ दिया जाएगा और आपके सामने एग्जामिनर प्रश्न रख देगा। ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। चलिए, ये सारा जो नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। हमारा टेलीग्राम चैनल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। टेलीग्राम में आप सर्च कर सकते हैं जायसवाल कोचिंग सेंटर, आपको लिंक भी मिल जाएगा। फेसबुक पेज से हमारी जुड़िए, फेसबुक पेज से हमारी फैमिली बनिए, क्योंकि आपके अपना परिवार है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब हमें क्या देखना है, ध्यानपूर्वक देखिए। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, और कारकों में हमारा पहला कारक होता है आंतरिक कारक। कैसा होता है पहला कारक आपका, आंतरिक कारक होता है। और आंतरिक कारक की अगर मैं बात करूं, पहला होता है वंशानुक्रम आनुवांशिकता होती है आंतरिक कारक में। वंशानुक्रम में माता पिता के जीन से प्राप्त जो गुण होते हैं, जैसे आंखों के त्वचा का रंग, शारीरिक बनावट, बुद्धि का स्तर और मानसिक क्षमता, ये हमारी क्या है, ये हमारी कहला जाएंगी वंशानुक्रम और आनुवांशिकता। बाल विकास को प्रभावित करने के कारक में ये आंतरिक कारक है। आंतरिक और बाह्य दो कारक होते हैं, तो पहला हम आंतरिक कारक पढ़ेंगे। आंतरिक कारक में वंशानुक्रम आनुवांशिकता जो होता है, इसमें माता पिता के जीन से प्राप्त गुण, जैसे आंखों का त्वचा का रंग कौन सा कहलाएगा, हमारा वंशानुक्रम कहला जाएगा। ये कौन सा कारक है, आंतरिक कारक का उदाहरण कहला जाएगा। शारीरिक बनावट, बुद्धि का स्तर, मानसिक क्षमता, ये क्या है, ये सारे हमारे आंतरिक कारक कहला जाएंगे। कौन से, वंशानुक्रम आनुवंशिकता के कहला जाएंगे। फिर दूसरा में ध्यान देना है शारीरिक कारक। ये शारीरिक कारक भी हमारे जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, ये भी हमारे आंतरिक कारक कहलाते हैं। तो आपका वंशानुक्रम आनुवंशिकता आंतरिक कारक हो गया। शारीरिक कारक ये भी आपके आंतरिक कारक में आता है। शारीरिक कारक में बच्चे का स्वास्थ्य, शारीरिक विकलांगता या गंभीर बीमारियां विकास की गति को धीमा या तेज कर सकती है। प्रश्न आ गया कि बीमारियां जो होती हैं, अगर आपके शारीरिक विकलांगता हो, जो गंभीर बीमारियां हो, विकास की गति को धीमा या तेज कर सकती हैं, किसका उदाहरण है, शारीरिक कारक का उदाहरण है, फिजिकल फैक्टर्स का एग्जांपल्स है, ठीक है। इसके बाद हमें बुद्धि, इंटेलिजेंस की बात करूं कि बुद्धि जो होता है, उच्च बुद्धि वाले बालकों का मानसिक, भाषाई, सामाजिक विकास समान बालकों में तुलना में तेजी से होता है। जिन बच्चों की बुद्धिलब्ध IQ हाई होता है, बुद्धिलब्ध अच्छी होती है, उनकी बुद्धिलब्ध 100 से 120 प्लस होती है, उन बच्चों की मानसिक, भाषाई और सामाजिक विकास समान बालकों में तुलना में तेजी से होता है। प्रश्न आ गया कि मानसिक, भाषाई और सामाजिक विकास समान बालकों की तुलना में तेजी से होता है, ये कौन सा कारक कहलाएगा, ये आंतरिक कारक कहला जाएगा। और आंतरिक कारक में क्या कहलाएगा, बुद्धि, इंटेलिजेंस का पार्ट कहला जाएगा। चौथा है संवेगात्मक कारक। आंतरिक कारक में चौथा आपका आता है संवेगात्मक कारक, इमोशनल फैक्टर्स। इमोशनल फैक्टर्स में संवेगात्मक रूप से संतुलित बच्चा बेहतर तरीके से सीखता है, उसका सामाजिक अंतरक्रिया सुचारू रूप से रहता है। क्या आपको ध्यान देना है कि जो संवेगात्मक कारक है, संवेगात्मक रूप से संतुलित बच्चा बेहतर तरीके से सीखता है और उसका मानसिक जो है अंतरक्रिया सुचारू रूप से। प्रश्न आ गया कि संवेगात्मक रूप से बच्चा बेहतर तरीके से सीखता है, उसका सामाजिक अंतरक्रिया सुचारू होगा, कौन सा कारक कहलाएगा, बुद्धि, वंशानुक्रम, शारीरिक या संवेगात्मक कारक।
तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, ये हमारा संवेगात्मक कारक कहला जाएगा। तो आई होप सभी लोग सभी समझ गए होंगे। सभी शिक्षक बंधुओं का जय श्री अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम, नमन और नमस्कार करते हैं। आइए शुरुआत करेंगे आपकी नेक्स्ट चैप्टर की। अगला हमारा ध्यानपूर्वक देखिए। अब अगला हमारा बाह्य कारक। अभी हमने बाल विकास को प्रभावित करने कारकों में से आंतरिक कारक पढ़ा, अब हम करेंगे बाह्य कारक। पर्यावरण, वातावरण। बाह्य कारक में पहला इफेक्ट आता है इन्वायरमेंट, पर्यावरण आता है। पर्यावरण में भौतिक वातावरण, भौतिक वातावरण में कौन कौन आते हैं, जलवायु और भौगोलिक स्थिति। पर्यावरण इन्वायरमेंट में आता है भौतिक वातावरण, और भौतिक वातावरण में आता है जलवायु और भौगोलिक स्थिति। और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का बालक की सोच और व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रश्न आ गया कि बालक की सोच और व्यवहार का गहरा प्रभाव पड़ता है किसमें, विद्यालय और समाज में, जनसंचार माध्यम में, परिवार पोषण से, पर्यावरण वातावरण से। तो पर्यावरण वातावरण से पड़ेगा। दूसरा है परिवार एवं पोषण, फैमिली एंड न्यूट्रिशन की बात करेंगे। फैमिली एवं न्यूट्रिशन में क्या क्या चाहिए, अगर बच्चे को संतुलित आहार मिल रहा है तो शारीरिक और मानसिक विकास का मुख्य आधार होता है। अगर बच्चे का यहाँ पे संतुलित आहार अगर मिल रहा है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ही इफेक्ट करेगा। प्रश्न आ गया कि बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास बिगड़ सकता है, प्रभावित हो सकता है, किससे हो सकता है, संतुलित आहार। अगर बच्चे को संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो वह मानसिक विकास या शारीरिक विकास उसका प्रभावित होगा। इसके बाद परिवार का वातावरण, फैमिली का एनवायरमेंट जो है कि माता पिता का व्यवहार एवं आर्थिक स्थिति का विकास को दिशा देता है, जो परिवार का वातावरण होता है। इसलिए कहते हैं बच्चे के सामने लड़ाई झगड़ा मत करिए, बच्चे के सामने अनैतिक शब्द मत बोलिए, क्योंकि बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा। इसलिए परिवार का वातावरण में माता पिता का व्यवहार आर्थिक स्थिति विकास को दिशा देती है। इसके बाद है हमारा तीसरा है कि विद्यालय और समाज, स्कूल और जो सोसाइटी होती है वह क्या करती है, शिक्षक का व्यवहार, साथी का समूह, सामाजिक अंतःक्रिया विकास को प्रभावित करते हैं। विद्यालय और परिवार बच्चे के विकास को कैसे प्रभावित करता है, शिक्षा का व्यवहार, अगर टीचर का जो व्यवहार है वो भी प्रभावित करता है। समूह, जहां बच्चा रह रहा है अपने दोस्तों के साथ जिस समूह में, वो भी प्रभावित करता है। सामाजिक अंतःक्रिया विकास को प्रभावित करते हैं। इसके बाद है जनसंचार माध्यम, मास मीडिया, मीडिया से शब्द आते हैं, ध्यान दीजिएगा, मीडिया से प्रश्न आते हैं, जैसे टीवी हो गया, इंटरनेट, सोशल मीडिया। आधुनिक युग के बच्चे के व्यवहार में अभिवृद्धि और अधिगम पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। प्रश्न आ गया कि बालक के अभिवृद्धि और अधिगम के प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ेगा, वह होगा जनसंचार माध्यम से पड़ता है, जिसमें आपके टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया। आधुनिक युग है, जेएनजी का युग चल रहा है, कहते हैं ना युवा अवस्था, हमारा जो भारत देश है युवाओं का देश माना जाता है। और अधिक अगर जब भी जनगणना होगी आपकी 2017 में जनवरी में, तो आप देख लेंगे उसमें जो भी जनगणना होगी उसमें पता चल जाएगा ए टू जेड। तो ये रहा आज बाह्य कारक आंतरिक कारक दोनों को हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे कि महत्वपूर्ण एग्जाम्स के पॉइंट्स। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक में आंतरिक कारक, बाह्य कारक हमने दोनों पढ़ा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाए। अब हमने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ेंगे, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। कहीं भी छूट के नहीं जाएगा, क्योंकि टीटी एग्जाम को दोस्तों फतेह करना है 101%। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रकृति बनाम पोषण विवाद एवं प्रमुख मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये आपने पढ़ा होगा, प्रकृति बनाम पोषण विवाद। इस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, ये प्रकृति बनाम पोषण विवाद, नेचर वर्सेज नेचर डिबेट न्यूट्रिशन। तो प्रकृति जो नेचर है वंशानुक्रम एवं जैविक विशेषताओं को दर्शाती है। प्रकृति जो नेचर है वह किनको दर्शाती है, वह वंशानुक्रम और जैविक विशेषताओं को दर्शाती है। पोषण जो होता है, न्यूट्रिशन जो होता है, यह वातावरण, भौतिक सामाजिक संचार को दर्शाता है। प्रश्न आ गया कि प्रकृति बनाम पोषण विवाद में वातावरण एवं भौतिक सामाजिक संसार किसको दर्शाता है, पोषण को दर्शाता है। वंशानुक्रम में जैविक विशेषता को क्या कौन सा दर्शाएगा, प्रकृति दर्शाता है। इसके बाद विकास किससे होता है, वंशानुक्रम वातावरण से मिलकर बनता है। डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीप्लिकेशन एनवायरमेंट, अर्थात साथियों
जो विकास होता है वंशण कम और वातावरण दोनों का गुणनफल होता है। अक्सर प्रश्न आता है कि विकास किसका गुणनफल होता है, तो वातावरण और वंशण कम इन दोनों का गुणनफल कहलाता है। इस पर आर.एस. वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी है। आर.एस. वुडवर्थ ने कहा है कि बालक का विकास अनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, ना कि योगफल है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा जूम करूंगे, परिभाषा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। परिभाषा है आर.एस. वुडवर्थ की एक परिभाषा जो एग्जाम में पूछी जाती है कि बालक का विकास अनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, योगफल नहीं है। योगफल नहीं है, गुणनफल है। बालक का विकास अनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है, किसने कहा है? अगर प्रश्न आए तो वुडवर्थ ने कहा है। दूसरी परिभाषा पूछी जाती है कि अर्नोल्ड गैसल का एक स्टेटमेंट है। अर्नोल्ड गैसल ने क्या कहा है कि विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंस पाई जाता है, किसने कहा है? अर्नोल्ड गैसल ने कहा है। एक और स्टेटमेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि सर फ्रांसिस गाल्टन का एक स्टेटमेंट है। सर फ्रांसिस गाल्टन का स्टेटमेंट है कि अनुवांशिकता का अध्ययन करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? फ्रांसिस गाल्टन थे। इनकी पुस्तक एक है हेरिडिटेरी जीनियस। प्रश्न आ गया कि ये हेरिडिटेरी जीनियस बुक किसकी है? फ्रांसिस गाल्टन की। और ये अनुवांशिक अध्ययन करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है? तो फ्रांसिस गाल्टन है। ये चीजें आपने जान ली, समझ लिया, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को समझने के लिए। अब आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में एमपी टेट व अन्य टीटी एग्जाम में पूछे गए इस टॉपिक से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इन क्वेश्चनों को देखना है और सभी को समझना है और फीडबैक करना है। सभी लोग देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा पहला है कि बालक का विकास अनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? यह एमपी टेट और यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा गया कि बालक का विकास अनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? जेबी वाटसन ने कहा, बी.एफ. स्किनर ने कहा, आर.एस. वुडवर्थ ने कहा, या ई.एल. थॉर्नडाइक ने कहा? किसने कहा है? सभी लोग बताइए। बालक का विकास अनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। मैंने क्या बताया? तीनों परिभाषाएं आपको बताई थी। वुडवर्थ की एक परिभाषा है। वुडवर्थ की क्या परिभाषा है कि आर.एस. वुडवर्थ ने कहा कि बालक का विकास केवल वंशज क्रम या केवल वातावरण का कारण नहीं होता है, बल्कि इन दोनों का अंतःक्रिया और गुणनफल का परिणाम होता है, अर्थात डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीप्लिकेशन एनवायरमेंट। ये हमने आपको बताया है, बता चुके हैं। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? यह सी टेट एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न। क्या कह रहा? प्रकृति पोषण जो विवाद अभी हमने पढ़ा, इसमें प्रकृति से तात्पर्य पूछा गया कि प्रकृति से अभिप्राय क्या है। तो प्रकृति से अभिप्राय क्या हो जाएगा? हमारे आसपास का वातावरण, जैविक विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति या भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। तो प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय क्या है? प्रकृति से अभिप्राय है जैविक विशेषताएं या वंशानुक्रम की सूचनाएं। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति का संबंध व्यक्ति आनुवंशिक जैविक विशेषताओं से होता है जो माता पिता से जीन्स के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जबकि पोषण का संबंध वातावरण और परिवेश से होता है। तो साथियों, सभी लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक? आंतरिक कारक पूछा गया है। यह रीट और एमपी टेट में आ चुका प्रश्न, ठीक है। आंतरिक कारक बताना है। इनमें से कौन सा आंतरिक कारक होगा? सभी लोग बताइएगा। परिवार की आर्थिक स्थिति होगी, संतुलित भोजन होगा, विद्यालय का वातावरण होगा, या बुद्धि और अनुवांशिक गुण होगा? सभी लोग बताइए। मैंने आंतरिक बाह्य दोनों कारकों को अच्छे डिटेल से समझाया है, विथ एग्जाम्पल आपको बताया है उदाहरण के साथ। सभी लोग बताइए कि इनमें से कौन सा आंतरिक कारक होगा। मेरे प्यारे मित्रों, सभी लोग जानते हैं कि पहला तो बुद्धि शब्द आंतरिक होता है, ये पकड़ लीजिए। अनुवांशिक गुण भी हमारे आंतरिक कारक में आ जाएंगे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ये बाहरी कारक होगा। संतुलित भोजन, विद्यालय का वातावरण, ये सारे हमारे क्या है? ये सारे बाहरी कारक हैं।
आंतरिक कारक वे होते हैं जो बच्चे के शरीर और अनुवांशिकी के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे अनुवांशिकी गुण, शरीर बुद्धि हो गया, शारीरिक स्वास्थ्य हो गया, संवेगात्मक संतुलन हो गया। लेकिन परिवार की स्थिति, भोजन तुलित भोजन और आपका विद्यालय का वातावरण, ये हमारा क्या है, ये सारे बाह्य कारक होंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स कहला जाएंगे। ठीक है, चलें बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आइए देखते हैं और आपका फीडबैक जानते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न दिया गया है और प्यारा सा प्रश्न है तो प्यारा सा फीडबैक सभी लोगों को करना है। प्रश्न हमारा पूछ लिया गया है कि विकास की दिशा सिरा अर्थात सिफेलोकाउडल सिद्धांत के अनुसार कैसे होती है। ये एमपीटेट वर्ग 3 और एचटीटी में आया हुआ प्रश्न है कि विकास की दिशा सिरापदमुख या सिफेलोकाउडल सिद्धांत के अनुसार कैसे होती है, समान से विशिष्ट की ओर होती है, केंद्र से बाहर की ओर होती है, या सिर से पैर की ओर होती है, या पैर से सिर की ओर होती है। सभी लोग बताइए। जब भी सिरा पदाभिमुख सिद्धांत की बात की जाए, सिफेलोकाउडल सिद्धांत के अनुसार की बात की जाए, हमेशा सिर से पैर की ओर होती है। किसका? विकास की दिशा। इस नियम के अनुसार कि बालक का विकास सिर से शुरू होकर पैर की ओर बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा सबसे पहले अपने सिर और गर्दन पर नियंत्रण करना सीखता है। आप देखे होंगे जब बच्चा, नए बच्चे बेबी होते हैं, पहले बच्चे का सिर नियंत्रण करना, पहले बचपन में लेंगे छोटे में तो बच्चे का सिर को हाथ से, एक हाथ से पकड़ना पड़ता है, संभाल नहीं पाता है। जैसे बच्चा 2 या 3 महीने का होता है, बच्चे का सिर संभालने लगता है, फिर लेटने लगेगा, सिर उठाने लगेगा, तो पहले अपने सिर और गर्दन पर नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद धड़ और पैरों पर नियंत्रण करना सीखता है। अगला प्रश्न है समीप दूराभिमुख। समीप दूराभिमुख विकास का अर्थ क्या होता है? यह सीटेट एमपीटेट में आया हुआ प्रश्न है। सिर से पैर की ओर, केवल गुणात्मक परिवर्तन, शरीर के केंद्र की ओर, या केवल शारीरिक वृद्धि। देखिए, विकास की दिशा जब भी सिफेलोकाउडल सिरा पदमुख सिद्धांत पूछा जाए तो सिर से पैर की ओर करना है। अगर समीप दूराभिमुख प्रोक्सिमिडिस्टल सिद्धांत अगर पूछा जाता है तब क्या करेंगे? तब आपको करना है शरीर के केंद्र अर्थात मध्य भाग से बाहर या परिधि की ओर के विकास को हम समीप दूराभिमुख सिद्धांत विकास कहते हैं या प्रोक्सिमिडिस्टल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह परिभाषा किसने दी है? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा बीएन झा ने दी है और यह यूपी टेट एमपी टेट दोनों में पूछा गया प्रश्न। वंशानुक्रम की एक प्रमुख परिभाषा बीएन झा द्वारा दी गई कि उनका स्पष्ट है कि कथन बालक को जन्म के समय प्राप्त सभी गुण वंशानुक्रम का ही योग होता है। ठीक है, चलिए सभी लोग समझ गए बेहतर तरीके से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि विकास की दिशा सिरापदमुख सिद्धांत के अनुसार कैसे होती है? ये एमपी टेट वर्ग 3 एसटीटी में पूछा गया, कैसे होती है? ये तो हम प्रश्न कर चुके हैं कैसे होती है, ये दोबारा रिपीट हो रहा है। यह प्रश्न हम कर चुके हैं। हाँ, चलिए इस प्रश्न को करते हैं। यह प्रश्न किया गया कि बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले सबसे प्राथमिक बाह्य कारक कौन होगा? ये एमपी टेट वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है 2024 में। बालक के शारीरिक मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे प्राथमिक बाहरी कारक, सबसे पहला बाहरी कारक को किस कैटेगरी में रखें? जनसंचार माध्यम, खेल का मैदान, परिवार और पोषण, या पास पड़ोस? तो परिवार और जो पोषण होता है यह बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे प्राथमिक बाह्य कारक परिवार और पोषण होगा। क्यों होगा? क्योंकि बालक के जन्म के बाद उसका सबसे पहला प्राथमिक बाह्य संपर्क परिवार से होता है और पोषण डाइट से होता है, माँ के दूध से होता है। तो माँ का दूध क्या हुआ? पोषण हुआ। तो जो उसके शुरुआती व शारीरिक मानसिक विकास को सीधे तौर पर आकार देता है वो होता है परिवार और पोषण। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि ऐसे अन्य मानसिक लक्षण या गुण जो प्रत्यक्ष रूप से बाहर दिखाई देते हैं, जैसे आंखों का रंग, त्वचा का रंग, ये से क्या कहलाएंगे?
वैसे आंशिक लक्षण या गुण जो प्रत्यक्ष रूप से बाहर दिखाई देते हो, आंखों का रंग, त्वचा का रंग, ये क्या कहलाएंगे? ये आपके जीनोटाइप, क्रोमोसोम, फिनोटाइप या डोमिनेंट जीन क्या कहला जाएंगे? ये हमारे कहलाते हैं फिनोटाइप कहलाए। अनुवांशिक लक्षण या गुण जो प्रत्यक्ष रूप से बाहर दिखाई देते हैं, ये फिनोटाइप कहलाते हैं। फिनोटाइप मतलब वे शारीरिक और बाह्य लक्षण जो बाहर किससे दिखाई देते हैं, जैसे बालों का रंग और कद, ये क्या है? ये आपको फिनोटाइप कहलाता है। एक होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप व्यक्ति की आंतरिक अनुवांशिक संरचना होती है। व्यक्ति जो आंतरिक और अनुवांशिक संरचना होती है उसको हम कहते हैं जीनोटाइप। ठीक है, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप ये दो पूछे जाते हैं, दोनों को आपने समझ लिया, जान लिया। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा दिया है कि बाल विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। यह सी-टेट में आया हुआ प्रश्न है कि केवल अनुवांशिकता पर निर्भर विकास की गति सब में समान होती है, या विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, या वातावरण का कोई प्रभाव नहीं होता। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग जानते हैं केवल सब निगेटिव होता है। विकास की गति सब में समान होना ये निगेटिव है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता है तो समान हो ही नहीं सकती। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। वातावरण का कोई प्रभाव नहीं, गलत है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्योंकि इस पर अर्नोल्ड गैसल और अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि प्रत्येक बालक के विकास की दर और पैटर्न अलग अलग होती है। किसने कहा है? अर्नोल्ड गैसल और अन्य वैज्ञानिकों के मतों के अनुसार है कि प्रत्येक बालक विकास की जो दर होती है, पैटर्न अलग अलग होता है, जिसे व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं क्या प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे दिया गया है और पूछा जा रहा है कि अनुवांशिकता का अध्ययन करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? अनुवांशिकता का अध्ययन करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? ये एमपी-टेट में आया हुआ प्रश्न है। सर फ्रांसिस गाल्टन, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की या जॉन डीवी। अनुवांशिकता का अध्ययन करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? सभी लोग बताइए। तो है दोस्तों सर फ्रांसिस गाल्टन। सर फ्रांसिस गाल्टन जो है ये अनुवांशिकता और मानव क्षमताओं का अध्ययन करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। कौन कौन से? अनुवांशिकता और मानव क्षमता। अनुवांशिकता के साथ साथ अगर आपके एग्जाम में मानव क्षमता पूछी जाए तो आपका यही होगा, सर फ्रांसिस गाल्टन। या मानव क्षमता आए या अनुवांशिकता का अध्ययन आए, ठीक है। उन्होंने अपनी पुस्तक एक हेरिडिटरी जीनियस, मैंने बताया था, कब लिखी थी? 1869 में। उन्होंने अपने 1869 में अनुवांशिकता प्रभाव को विस्तार से समझाया है। ठीक है, सभी लोग समझ गए। तो ये रही आज की क्लास, जो बेहतर हमने बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, आंतरिक बाह्य कारक को डिटेल से पढ़ा, जहां से प्रश्न आएंगे, टॉप 10 क्वेश्चन किया। कल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इसी टॉपिक के अगली क्लास में, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे, आपके एग्जाम के जैसे संभावित प्रश्न होंगे और मॉडरेट क्वेश्चन होंगे। तो ध्यान रखिएगा, प्रयास, और जब हम प्रयास करेंगे तभी परिणाम हमारे सुधरते हैं। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन की एक कथन है, उनका स्टेटमेंट है। और समय और धैर्य दो चीज सफलता के मूल मंत्र है। अगर आपके पास समय रहते आपने समय दे दिया और आपके अंदर धैर्यवान है अगर आप, तो सफलता आपकी निश्चित है। क्योंकि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो धन्यवाद सभी का, मिलता हूँ आपकी अगली क्लास, अगले सेशन के साथ। जैसा भी हो कमेंट करके जरूर सपोर्ट करें, सभी टीचरों का सपोर्ट करें, कहा कि आप ये आपकी अपनी अवर फैमिली है, टीचर्स फैमिली है। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम।